तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के जो रास्ता खुद का भीड़ से निकल गया। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमेशा हमें ये डर लगा रहता है कि कहीं हम पीछे न छूट जाएं। पीछे छूट सकते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों को फॉलो ही करते रहें। जब तक आप अपने लिए अपना रास्ता स्वयं नहीं बनाएंगे, आप ज़िंदगी की कोई रेस नहीं जीत सकते, क्योंकि वैसे भी कहा ही गया है कि एवरीवन हैज़ देयर ओन पर्सनल जर्नी, जिस जर्नी में आपको अकेले चलना है, खुद चलना है, और आपको ये देख कर चलना होगा कि आप उस रास्ते पे चलते हुए तरक्की कैसे पा सकते हैं। मंथन में आज जो मेरे मेहमान हैं, उन्होंने भी एक ऐसे प्रोफेशन में अपनी एक पहचान बनाई है जहाँ बहुत भीड़ है। बहुत से लोग एक्टर्स हैं, बहुत से लोग फिल्म डायरेक्टर्स हैं, लेकिन उनके बीच में उन्होंने अपनी प्रेजेंस को दर्ज किया है। वो एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार है जिन्हें आपने बहुत सारी सीरीज़ में देखा होगा, स्पेशली जो क्राइम शोज़ होते हैं ना, उनके तो वो उस्ताद हैं। आपने उन्हें अलग अलग रोल निभाते हुए देखा है। अभिजीत सिन्हा उनका नाम है। अभिजीत जी जो हैं, फिल्म एक्टर होने के साथ साथ वो फिल्म डायरेक्टर भी हैं। आज के दौर में जहाँ फिल्में हिट नहीं हो पा रही हैं, उन्हें जो है बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। तो मुझे लगा कि ऐसे व्यक्तित्व से ज़रूर बात करनी चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके पास ऐसा क्या सीक्रेट है कि उनकी जितनी भी फिल्में हैं वो हिट हो जा रही हैं, लोग उनको एडमायर कर रहे हैं। तो मैं भेजती हूँ अभिजीत जी को एक मैसेज ताकि वो ज्वाइन कर सके। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप भी फिल्मों में जाना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं और आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप अपने लिए सवाल ज़रूर पूछेगा, क्योंकि इसका जवाब देने के लिए मैं बिल्कुल भी सही इंसान नहीं हूँ। आप मुझे पर्सनल मैसेजेस करते हैं, बेहतर है कि एक ऐसे एक्सपर्ट से आप पूछ लीजिए जो आज मेरे मेहमान हैं। अभिजीत जी को मैंने भेजा एक मैसेज और हम उनको इनवाइट करते हैं। नमस्ते, वेलकम। नमस्कार योगिता जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए मुझे। अरे इसमें तो मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए कि आपने समय दिया, क्योंकि मैं बहुत पहले भी आपसे पूछ चुकी थी, आप पर बहुत व्यस्त थे और जी आपकी व्यस्तता मुझे अच्छी लगी कि आप अवार्ड्स के साथ व्यस्त रहते हैं। तो मुझे लगा कि वो वर्थ इट था, वो टाइम मेरा वेट करना। जी 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 जी। अच्छा, अभिजीत जी, मुझे जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये लग रही है, पिछले बहुत समय से ना बहुत सारी फिल्में रिलीज होती हैं, फिल्म हॉल में जा रही हैं फिल्में और फिल्में फ्लॉप हो जा रही हैं। आप ऐसा कौन सा मसाला डालते हैं अपनी फिल्मों में कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल जाते हैं? मतलब क्या आपका सीक्रेट, सक्सेस का जो सीक्रेट है ना, वो आज मुझे बता दीजिए, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है बहुत से लोगों के लिए। देखिए, कोई भी काम, कोई भी प्रोफेशन हो जो हम करते हैं, हम सिर्फ माध्यम है ना। हम सिर्फ माध्यम है, करने वाला तो ऊपर वाला है। तो वो है कि भजन की दो लाइन जो है मुझे याद आती है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो सब रहा है, काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो है ना, वो करने वाला वो लवली। है, वो हमें चुनता है कि अच्छी कहानियां, वो कहानियां जो लोगों तक पहुंचे, लोगों को दिलों तक छुए, लोगों की जिंदगी में कुछ खुशहाली लाए, कुछ नया मैसेज दे। ऐसी कहानियां अलग अलग राइटर्स के थ्रू या मेरे कलम से लिखी जाए, वो ऐसा कर्म होता है और मुझे लगता है कि जनता को दिखानी चाहिए। और ईश्वर की कृपा है कि लोगों को बहुत पसंद आता है। काफ़ी मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स आते हैं हमें कि ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा था, या उनके साथ बीते समय में कुछ बीता था ऐसा, या उनकी ज़िंदगी में या उनके परिवार में कुछ ऐसा हुआ था। तो इसी वजह से जो है फिल्में बनती हैं। देखिए, ऐसा है कि डायरेक्टर जो है वो आप कह सकती हैं कि वो फिल्में बनाता है, लेकिन हम्म। डायरेक्टर जो है वो फिल्में चुनता है। इससे ज्यादा है कि फिल्में डायरेक्टर को चुनती है। वो हर फिल्म की मैंने हाल ही फिलहाल किसी इंटरव्यू में कहा था और अपने टीम के साथ बात कर रहा था, तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हर फिल्म की ना एक नियत होती है, एक नियति होती है, उसका बनना तय होता है उस वक्त में। और आप शुरुआत करते हो और लोग जुड़ते जाते हैं, चीजें होती जाती हैं और वो फिल्म बन जाती है। तो बना, हम तो सिर्फ माध्यम है। हम कोशिश करते हैं कि लोगों को जोड़ने का, अलग अलग टैलेंट को जोड़ने का, चीजों को एक जगह लाने का और कोशिश करने का, ईमानदारी से, शिद्दत से कोशिश करने का। और फिल्म की अपनी नियति होती है कि वो
फिल्म बनती है, लोगों तक पहुंचती है, लोग उसे पसंद करते हैं, कुछ शिक्षा लेते हैं, कुछ मनोरंजन होता है, तो ये फिल्म की नियति है। तो बस यही है हमारा, कुछ फॉर्मूला नहीं है। बाप रे! देखिए, जैसे अभी आपसे मैं बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में कई बार जब मैं कुछ सीरियल्स देखती हूँ, मैंने टीवी देखना छोड़ दिया। पहले हम डेली सोप्स बहुत देखा करते थे, बड़ा जी मजा जी आता था देखने में। जी जी अब एक एक ऐसा समय आ गया है कि जब मैं देखती हूँ तो कई बार मेरा दम घुटने सा शुरू हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि ये कर क्या रहे हैं? मतलब जी ये विश्वास करने वाली चीजें ही नहीं है जो हो रही है। जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो इतना षड्यंत्र कर रहे हैं कि मतलब कोई हद ही नहीं है। और जी। मतलब कुछ सीन्स को इस तरह से खींचा जाता है। पहले करेक्ट। होता था कि हम थोड़ा सा उसको ऐसा थोड़ा सुपर नेचुरल दिखाने की कोशिश करते थे ताकि लोग अट्रैक्ट हो। अब तो अति हो गई है चीजों की, जो गले से नीचे ही नहीं उतर रही होती। जब लोग ऐसी चीजें बनाते हैं, उस वक्त मैं सोचती हूँ कि वो क्या या तो दर्शकों को पागल समझ रहे होते हैं कि दर्शकों को तो बस बेवकूफ बनाना है, इनका टाइम पास हो जाएगा। वो उनके माइंड थॉट की ऐसा होता क्या है जो वो इस तरह की बेसिर पैर की चीजें बना के डाल देते हैं? क्योंकि मुझे लगता है आप भी इसके खिलाफ हैं। जी जी बिल्कुल, मैं काफी बार मैंने लिखा भी है अपने हम्म। आर्टिकल्स में, और कई बार कई प्लेटफॉर्म्स में मैंने इस पे आवाज भी उठाई है। हालांकि इसका जो है कुछ असर भी पड़ता है। मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर के पास गया था हाल फिलहाल, और जी मैंने कहा कि मैं एक्टर हूँ, और वो जानते थे मुझे कि मैं एक्टर हूँ, टीवी में तो काफी सक्रिय रहा हूँ मैं, तो लोग जानते हैं। जी। तो वो मुझे जानते थे, लेकिन मैं उनको नहीं जानता था क्योंकि वो नए कास्टिंग डायरेक्टर थे। तो उन्होंने कहा कि अभिजीत जी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब सोशल मीडिया पे तो टीवी के खिलाफ बहुत बोलते हैं, राइटर्स के खिलाफ बोलते हैं। मैंने कहा देखिए, मैंने हमेशा ये कहा कि टीवी एक बहुत मजबूत माध्यम है ना, हमेशा ये हाँ कहा, जी। ये बात अभी मानता भी हूँ मैं। मैंने काफी वक्त टीवी में गुजारा है, काफी काम किया है, और मैं अभी भी मानता हूँ कि टीवी में बहुत पोटेंशियल है। लेकिन हो क्या रहा है अभी हाल फिलहाल ही जो है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहां पे एक एक्टर ने कहा था कि जो कहानी दूरदर्शन एरा में 13 एपिसोड में कही जा सकती थी, आज वो 1000 एपिसोड में भी खत्म नहीं हो रही। तो बिल्कुल। क्या वजह है कि देखिए, टीवी जो है, और एक बारी मैं एक शो कर रहा था, उसमें एक एक्ट्रेस है जो बहुत ही नामचीन एक्ट्रेस है, उन्होंने मुझे कहा था कि टीवी हर 10 साल में इवॉल्व करता है, वो चेंज करता है, पूरा फॉर्मेट चेंज होता है, एक पूरी हम्म। तरीके से उसका उसकी दशा बदलती है। तो हर हम्म। दशक में टीवी चेंज हुआ। अब आप देखिए, जब 80s की बात थी तो दूरदर्शन ही था, कोई केबल टीवी या और कोई चैनल हुआ नहीं करता, और जी बड़े बड़े बिल्कुल। एक्टर, अच्छे अच्छे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं था अपनी कला को लोगों तक पहुंचाने का, तो वो टीवी के हम्म। माध्यम से, तो हम्म। दूरदर्शन था। हम्म। दूरदर्शन के कोई भी सीरियल आज भी आप उठा के देख लीजिए, जो क्वालिटी कंटेंट राइटिंग की है, जो जी। एक्टर्स की है, अच्छे से अच्छे, बड़ा से बड़ा एक्टर जो आज कामयाब है, उसकी शुरुआत किसी ना किसी समय में, किसी ना किसी रूप में टीवी से हुई। तो टीवी एक बिल्कुल। पावरफुल मीडियम था, लोगों का हम्म। इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं, वो जिंदगी का हिस्सा था, है ना। लेकिन बिल्कुल। अब क्या हुआ कि कमर्शियलाइज हो गया, काफी सारे चैनल्स आ गए, काफी सारे चैनल्स आ गए, और जो एक्टर्स पहले थे वो इवॉल्व होके आगे निकल गए, कुछ नए एक्टर्स आ गए। अभी टीआरपी का जो है मेन गेम, जो टीआरपी चल रही है, तो अब टीआरपी के हिसाब से राइटर लिखते हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी जो टीवी में नया तरीके से काम चला, जैसे क्रिएटिव हेड्स आ गए, अभी चैनल के भी हम्म। अलग क्रिएटिव हेड्स हैं। मुझे नहीं मालूम कि राइटर्स को एक्चुअली आज कितनी तवज्जो दी जा रही है। बहुत पैसा है हम्म। टीवी में, सब लोग पैसे बना रहे हैं, लेकिन हम्म। जो राइटर को अगर आप फ्रीडम ही नहीं दीजिएगा, अगर आप राइटर हम्म। की को वैसा लिखने में, कोई भी राइटर क्यों खराब लिखना चाहेगा, बताइए मुझे। वो राइटर का बिल्कुल ठीक प्रोफेशन बात है। ने चुना है, या कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी एक्टर अपने घर से निकल के सेट पे जाता है तो खराब करने, काम करने तो नहीं जाता होगा, काम बिल्कुल। तो अच्छा ही करने जाता है ना, वो अपने हिसाब से तो अच्छा ही कर रहे हैं। जो नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं इंडस्ट्री में, टीवी में, और जो राइटर्स आ रहे हैं, वो खराब काम करने तो नहीं आ रहे, लेकिन आप उसको काम ही नहीं करने दीजिएगा, आप उसको वही हम्म। दिशा दिखाइएगा कि नहीं, मुझे तो भाई मक्खी दिखानी है, डायन दिखानी है, नागिन दिखानी है, तो वो क्या करेगा, उसको भी रोजी रोटी चलानी। तो राइटर्स को पूरी तरीके से दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ ये है कि राइटर्स का सेल्फ कॉन्शियस और क्रिएटिव हेड्स का सेल्फ कॉन्शियस जागना चाहिए। जहां आप देखिए कि बाहर टीवी में, वेस्ट में टीवी का कितना वैल्यू, यहाँ के एक्टर्स जो बॉलीवुड के हैं वो वहाँ की टीवी सीरीज कर रहे हैं, और वहाँ हम्म। के बड़े बड़े एक्टर्स करते हैं, तो टीवी का इतना तवज्जो वहाँ है। आप वेस्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप 1000, 2000, 5 साल, 5000 एपिसोड 5 साल तक आप चला रहे हैं, कहानी चली जा रही है, चली जा रही है, रोज लिखा रहा है,
अब 16 घंटे में एक एपिसोड आप निकाल देते हैं और 16 घंटे में 16 घंटे की शूट के बाद 22 से 24 मिनट का एक एपिसोड बनता है। तो उसमें आप 4000 5000 एपिसोड में क्या लिखेंगे? आप दूर क्यों जाते हैं? आप पाकिस्तानी टीवी सीरियल देखिए, आपको देखिए क्वालिटी, उनके पास रिसोर्सेज कम है, पैसे कम है, लेकिन कंटेंट कितना स्ट्रॉन्ग। अगर अच्छी चीजें सीखनी है तो दूर क्यों है? पास में कई चीजें हैं। हमारे देश में कितनी चीजें हैं। हमारे मराठी टीवी सीरियल्स की क्वालिटी आप देख लीजिए, या साउथ में देख लीजिए, तो बहुत कुछ है जो यहीं से देख सकते हैं। लेकिन हमने वो क्या है कि इंडस्ट्री बना दी है कि एक प्रोडक्शन हाउस है जिसमें 10 सीरियल चल रहे हैं, वो 5 साल तक चलते रहेंगे, बस उसी पे बस चलता है, एटीट्यूड पे चल रहा है। तो टीवी कहीं ना कहीं डिग्रेड हो गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि टीवी कमबैक करेगा और अच्छे इसका दोष जो है वो देखिए पूरी तरीके से सिर्फ प्रोडक्शन को नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है और दर्शक उसे देख रहे हैं तो वो तो बनाएगा नहीं। तो दर्शक अगर देखना बंद कर दें या दर्शक जो है उसे नकार दें तो जाहिर है कि उनको भी सुधरना पड़ेगा। आज बॉलीवुड फिल्मों को एक का जो एक एरा था जहां पे स्टारडम या ओवर द टॉप या लार्जर देन लाइफ फिल्मों का जो जमाना था, अब आप देखिए कि वेब सीरीज आने के बाद जो है कंटेंट ड्रिवन फिल्में जो चलने लगी। हर इंसान जो दर्शक है उसे स्क्रिप्ट का मालूम है, कंटेंट मालूम है और रियलिस्टिक एक्टिंग मालूम है। तो अब जो नई जनरेशन है जो 20 25 30 35 साल की युवा है, वो साउथ की भी फिल्में देख रही है, वो कोरियन फिल्में भी देख रही है, वो इंग्लिश फिल्में भी देख रही है, वो रशियन फिल्में भी देख रही है। तो वो हॉरिजॉन बढ़ गया है। तो हमें लगता है कि अगर हमें वक्त के साथ कदम मिलाना है तो कंटेंट पे तो ध्यान देना पड़ेगा और अच्छी चीजें बनानी पड़ेगी, क्योंकि अच्छी चीजें देखने के लोग आज भी आदी हैं और वो शौक भी रखते हैं और लोग देखते हैं। आप देखिए कि लॉकडाउन के बाद जो है सिनेमा घरें खुली और साउथ की फिल्में 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही। तो जाहिर है कि लोग अच्छी चीजें देखना चाहते हैं। ये कहना बहुत गलत है कि लोग अच्छी चीजें नहीं देखना चाहते। लोग अच्छी चीजें देखना चाहते हैं, बनाना शुरू। देखिए अभी आपने जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह की बात की, तो आजकल जो एक चीज मुझे और बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है, मुझे लगता है कि अधिकांश पेरेंट्स को भी बहुत बॉदर करती हैं चीजें, कि अब आप घर बैठ के परिवार वालों के साथ नेटफ्लिक्स नहीं देख सकते जी, है ना। कंटेंट पे कोई अंकुश ही नहीं है। अब आप बताइए, जिस चीज को पहले हम लोग एक कैटेगरी सर्टिफिकेशन दिया जाता था, अब वो सर्टिफिकेशन तो वहां पे है ही नहीं। आप तो कुछ भी जो बना रहे हैं वो सारी दुनिया को परोस रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं। क्या इसके ऊपर आपको लगता है कि आने वाले समय में सर्टिफिकेशन किया जाएगा, या इनको भी कंटेंट पर भी कुछ अंकुश लगाया जाएगा, या ये यूं ही चलता रहेगा और चीजें बर्बाद होती जाएंगी? देखिए इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, या जो सिनेमा है या टीवी है, ये समाज का ही प्रतिबिंब है। तो ये भी देखना होगा कि समाज भी बदल रहा है। ये नए युवा जो निकल रहे हैं, जो मेन आपके कंज्यूमर है, क्योंकि ये जो नेटफ्लिक्स है या अमेजन प्राइम है या कोई भी ओटीटी है, ये क्या है? ये कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो ये देखते हैं कि कौन यूजर कितना क्या देखना चाहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है जो हमारे टाइम पे अब नया आ गया है कि कितना सर्च हो रहा है, क्या कंटेंट सर्च हो रहा है, क्या देख रहे हैं। वो सर्च करने पे उनको लगता है कि यार ये जो आपका 70% या 80% जो कंज्यूमर है वो ये देखना चाहता है, तो वो ऐसी चीजें निकाल रहे हैं। लेकिन हाँ, क्वालिटेटिव चीजें भी हैं। जैसे अगर मान लीजिए नेटफ्लिक्स या कोई भी ऐसे क्राइम शोज आप दिखा रहे हैं, तो वहीं पे अच्छी की वेब सीरीज भी चलती है, गुल्लक चलता है, पंचायत चलता है, बहुत अच्छी पारिवारिक भी चलती है ना। तो लोगों को ये भी है कि अच्छी चीज दिखानी चाहिए, और ये तो आपके हाथ में है। आप देखिए दूसरे कंट्रीज में कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे ओटीटी तो ऑलरेडी है, लेकिन वो अपने कल्चरल हेरिटेज के हिसाब से ही उसे चलाते हैं। अगर आप देखिए वेस्ट में भी बच्चों को देखने के लिए वो यू सर्टिफिकेट है ना कि आप 18 से ऊपर, या ये 13 या 15, या अभी भी यहाँ भी है, लेकिन वो बहुत ही फॉलो किया जाता है जहां तक मैंने सुना है। मैं वहां रहा नहीं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन वेस्ट में भी है कि जो चीजें बच्चों के लिए नहीं है वो उन्हें नहीं दिखाई जाती, या हॉल में ले जाकर नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो एज ब्रैकेट बना हुआ है कि किसके लिए बनाई गई है। तो यहाँ की ओटीटी पे होना चाहिए। जैसे कई जगह पे अगर आप नेट पे लॉगिन करें या कोई पोर्टल पे करें, तो वो आपको एक टैग आता है कि आप 18 साल से उम्र के बड़े हैं कि नहीं है। तो वो एक फ्रीजन तो होना चाहिए कि क्या ये, और 18 साल से ऊपर भी हैं
या आप युवा भी हैं, तो आप एक लिमिट तक दिखाइए जो आप दिखाना चाहते हैं। कि अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए या फ्रीडम ऑफ थॉट चाहिए, तो आप जरूर दिखाइए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ और कह रहे हैं आपसे, लेकिन एक लिमिट दिखाइए जो जो समाज को कुरीतियां करने पर मजबूर ना करे, या समाज को भ्रमित ना करे, या हमारे युवा पीढ़ी या बच्चों को या किसी को भी जो है वो उनके संस्कार पे असर ना पड़े। मेरा तो ये मानना है। तो आप दिखाइए, आपको हाँ, दिखाना है तो, लेकिन एक हर चीज की एक लिमिट होती है ना, कि मतलब लिमिट आप में। क्या दिखा रहे हैं। आप इंटरटेनमेंट के नाम पे हम्म आप दिखा रहे हैं, आपने पूरी गंदगी मचा रखी है ना। अभी हम्म। कुछ चीजें हैं जो ठीक है, जिस तरीके का 60s या 70s में होता था एक्सप्रेशन, वो अभी नहीं हो सकता, क्योंकि समाज राइट भी बदल गया, राइट। वक्त भी बदल गया, चीजें भी बदल गई। हम्म तो कुछ हम्म चीजें बदलेंगी, वो भी मैं समझता हूँ, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए कि भाई ये परिवार के साथ बैठ के, ये जो हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं वो न्यूट्रल नहीं रहते। अभी यहाँ ऐसा तो हुआ नहीं कि 15 साल का बच्चा अकेले रहने लग गया बाहर जाकर के, जो बिल्कुल वेस्ट ठीक में बात है। होता है। हम तो अभी भी ज्वाइंट फैमिलीज में रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, माँ बाप के साथ हम्म रहते हैं। तो हम्म टीवी जो है या मोबाइल जो है या इंटरटेनमेंट जो है वो जनरली साथ साथ देखा जाता है। हाँ, अकेले आप देख सकते हैं, आपको जो भी हम्म देखना है देख सकते हैं, लेकिन एक हम्म। करेक्शन या चेक तो होना चाहिए, ये होना जब चाहिए। आप फिल्में बनाते हैं तो आप चूंकि लिखने भी आपके हाथ में वो हुनर है, तो आप लिखते भी हैं, क्रिएटिव पूरा काम आप देखते हैं। तो आपके दिमाग में क्या कभी ऐसा रहता है कि जो मैं लिख रहा हूँ आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद जब मेरा बच्चा इसको देखेगा, तो वो कभी झेपे ना कि मेरे पापा ने बनाया क्या था? जी मतलब कंटेंट वाइज आप ऐसा सोचते हैं? जी जी, देखिए कोई भी फिल्म जब या कोई भी कहानी मैं लिखता हूँ या फिल्म का चयन होता है इस किसी कहानी को, तो पहले मैं ये सोचता हूँ कि एक कंसेप्ट होता है FNR। F फॉर फ्रेंडशिप, N फॉर नेबर, R फॉर रिलेटिव्स। हम्म तो फ्रेंड्स जो है या नेबर जो है, रिलेटिव है, इसी से हम समाज में चारों तरफ घिरे हुए ज्यादातर, है ना। हम जी आप कहीं बिल्कुल। काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो आपके कलीग्स हैं, जनरली आपके दोस्त हैं, जो कभी जो ऑफिस के दोस्त हैं या पड़ोसी हैं या स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं, या ऐसे कोई दोस्त हैं, या आपके रिलेटिव्स हैं, या आपके नेबर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं। हम्म सबसे पहले जो आपका मेन जो सबसे पहला जो ऑडियंस होता है वो ये होता है। अगर बिल्कुल। आप ऐसी चीजें या कोई भी ऐसी बात आप अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने समाज, अपने लोगों के बीच कर सकते हैं, तो बनाइए, लिखिए। क्योंकि अगर आपको शर्मिंदगी है, किसी तरीके का झिझक है, तो आप अपने काम में ईमानदार नहीं रहेंगे, आप हम्म सच्चाई नहीं दिखा पाएंगे। और जिस काम में आप ईमानदारी नहीं दिखाएंगे, सच्चाई नहीं दिखाएंगे, आप शिद्दत से काम नहीं करेंगे, वो चीजें कभी अच्छी नहीं करेंगी। और जबरदस्ती का सिर्फ पैसा कमाने के लिए या व्यूज बटोरने के लिए आप कोई ऐसे सीन डाल दो। बहुत सारे राइटर्स मुझे ऐसे मिलते हैं, या बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे मिलते हैं कि सर ऐसा कुछ सीन दीजिए, क्योंकि वो वायरल हो जाता है ना। जनरली आप शॉर्ट फिल्म्स का जो फॉर्मेट है वो हाँ वायरल हाँ हो जाता है, हाँ। लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं, उसके बारे उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो मैं हम्म यही कहता हूँ कि देखिए, पैसे ही कमाने हैं तो बहुत सारे तरीके हैं दुनिया में पैसे कमाने के, बहुत सारा तरीका है। और मेरा जहां तक सवाल है, मैंने शुरुआत कॉर्पोरेट सेक्टर से की है, 12-14 साल मैं नौकरी करके आया हूं। अगर मुझे यही पैसे करना था तो मैं नौकरी करके हाँ। पैसे कमाता, मैं कोई दुकान खोल लेता, मैं कुछ और कर लेता। पैसे ही अगर कमाने थे, फिल्में पैसे कमाने के लिए नहीं बनाई गई है, या बनाई जाती है मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो हाँ फिल्में हाँ अपनी क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन के लिए बनाई जाती हैं, लोगों तक कोई मैसेज देने के लिए बनाई जाती हैं, कुछ अच्छा करने के लिए बनाई जाती है, कुछ डिफरेंस करने के लिए बनाई जाती है। तो मेरी जो फिल्में हैं, जो कहानियां हैं या गाने हैं या कविताएं हैं या जो कुछ भी है जो मैं हम्म करता हूँ, वो मैं यही करता हूँ कि क्या मैं अपने माँ बाप के सामने आंख से आंख मिला करके ये बात कह सकता हूँ या अपनी बात को दिखा सकता हूँ। क्या मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे के साथ आंख से आंख मिला करके ये सारी चीजें दिखा सकता हूँ। अगर मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं कन्विंस्ड हूँ कि हाँ मैंने कोई हम्म गलत काम नहीं किया है, कोई गंदगी नहीं मचाई है, और मैंने एक हम्म साफ सुथरी पारिवारिक अच्छी फिल्में बनाई है, समाज को मैसेज देने वाली बनाई है, जिससे मेरे परिवार, मेरे दोस्त मुहीम या मेरे बच्चे को फक्र हो। पैसा हम्म आए या ना आए कोई बात नहीं, लेकिन फक्र हो, तो हम्म। वैसी काम को मैं करना हमेशा पसंद करता अभी आपने अपने परिवार का नाम लिया तो मेरे दिमाग में एक बात है, आपने ये खुद बताया कि आप इससे पहले कॉर्पोरेट में थे, तो एक अच्छा स्टेबल जॉब, और आप जिस प्रोफेशन में आए हैं वो इतना अनस्टेबल कि वो तो लॉकडाउन में हमारी हकीकतें दुनिया के सामने भी आ गई। तो हूँ।
आपके परिवार ने, आपके पेरेंट्स ने, वो दोनों वर्किंग है मेरे ख्याल से, जितना मेरे को पता है उनके बारे में, उन्होंने आपको अलाउ कैसे किया कि बेटा तुम इतनी अच्छा काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, दुनिया तरसती है यहाँ पे काम करने के लिए, तुम छोड़ के किस दुनिया में जा रहे हो, अंधेरे कुएं में कूदने जा रहे हो, मना नहीं जी किया आपको? देखिए बिल्कुल हर मिडिल क्लास फैमिली में, नौकरी पेशा परिवार में तो ये होना ही होना है। मतलब मेरे साथ अकेले नहीं हुआ होगा, सबके साथ होता है सबके ऐसा। साथ होता है जी। बहुत बगावत हुई थी और बहुत लोगों ने कहा था मेरे माँ बाप ने कि मतलब इससे बड़ा पागलपन कुछ नहीं हो सकता, और आपकी उम्र भी हो चुकी है, आप एक हाँ। आपका बच्चा है, आपकी शादी हो गई, आप अच्छा 36। अच्छा, आपने शादी के बाद प्लान किया? हाँ, मैं एट द ओ एज हो। I joined when my son was 2 years old। तो 36 साल की उम्र में 2 साल का बच्चा, शादी हो चुकी थी और माँ बाप घर में रहते थे, और नौकरी 12 साल में एक कॉर्पोरेट में अच्छी खासी पोजीशन भी हो जाती है, पैसे भी हो जाते हैं, सब कुछ सेट हो गया था। और तब मैंने ये सोचा कि मैं ये माय करना। गॉड। तो उस वक्त जो है बहुत अगेंस्ट हुआ, लेकिन हाँ ये हर इंटरव्यू में मैं कहता हूँ और इस बार भी कहूंगा कि ये आपने सुना भी होगा, हमने सुना है, पढ़ा है हमेशा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हर मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, क्योंकि मर्द पैदा ही औरत से होता है ना। बिल्कुल कोई सही, भी बच्चा माँ की बिल्कुल कोख सही। में मर्द नहीं होता है, बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, उसको मर्द बनाने वाली वो औरत होती है। कभी माँ होती है, कभी बहन होती है, कभी पत्नी होती है, कभी प्रेमिका होती है, कभी बेटी होती है ना। तो वो मर्द के पीछे औरत का ही हाथ है। तो मैंने अपनी पत्नी से, वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में आज भी जॉब करती है, मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं अब ये इस फील्ड से अलग होना चाहता हूँ, और मैं एक ऐसा प्रोफेशन चुनना चाहता हूँ जो बहुत अनस्टेबल है, लेकिन ये मेरा पैशन है। और जब मैं छोटा था, जब मैं यंग जवान हो रहा था, तब हमारे पास, मैं पटना में पैदा हुआ था, बिहार में एक जगह है पटना, कैपिटल है। तो उस समय 80s 90s में वो इंटरनेट भी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, केबल नहीं था, तो हमें कोई एक्सपोजर ही नहीं था, हमें मालूम ही नहीं था कि कैसे क्या किया है। और उस समय हर मिडिल क्लास फैमिली, सैलरी क्लास फैमिली में यही कहा जाता कि भाई पढ़ाई करो, नौकरी करो, घर बनाओ, शादी करो, तो वही था। तो हमने भी कहा कि चलो ठीक है भाई, ये तो है, माँ बाप के सपने भी पूरे करने हैं, तो वो कर लिया। फिर जब लगा कि अब जो है, अगर अब इस जिंदगी में अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही वक्त है एक फैसला लेने का। बहुत मुश्किल फैसला था, और मेरी पत्नी ने साथ दिया कि ठीक है, हम आधे आधे जिम्मेवारियां बांट लेंगे, और आप अपने पैशन में रहिए। तो उनका सपोर्ट रहा, उन्होंने काफी सेक्रीफाइस किया, घर की जिम्मेदारियां। और आज मैं जो भी आज हूँ, या जो भी कल बनूंगा, कभी जिंदगी में भगवान ने चाहा तो उसका श्रेय जो है मेरी पत्नी को ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक अर्धांगिनी, या कहें कि ये साथी होने का पुण्य जिम्मेवारी निभाई, और बहुत सपोर्ट किया, मोरली, फाइनेंशियली। तो उसकी वजह से जो है ये फैसला लिया। मुश्किलें हैं, ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं है, कभी वक्त होता है, कभी परेशान भी होते हैं, हम लोग डिस्कस भी करते हैं कि यार चीज़ें वैसी नहीं चल रही, और कभी ऐसा लगता है कि यार मैं क्या था और क्या कर रहा हूँ। मतलब पैसों के मामले में खास करके होता है कि एक जिंदगी जो है सुकून की थी, एयर कंडीशन ऑफिस और गाड़ियां और ये, और फिर जो है आप एक स्ट्रगल कर रहे होते हो जहाँ आपको कल का पता नहीं होता, आपको ये नहीं पता होता कि कितने साल लगेंगे, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस, ये बात मैं थोड़ा और समय लूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये थॉट प्रोसेस क्या है ना, कि हमारा ना एक समाज में एक जो परवरिश होती है ना, उसकी एक सोच है कि भाई 15 साल की पढ़ाई, 10 साल की नौकरी, फिर उसके बाद एक सही समय पे ये शादी, बच्चे, फिर रिटायरमेंट, एक फिक्स है ना। और हमारा ये सोच है कि हम सिर्फ सक्सेस को ही सेलिब्रेट करते हैं, कि ये बच्चे का इंजीनियरिंग में हो गया तो ये लाइफ सेट हो गया, जो इंजीनियरिंग में नहीं गया या डॉक्टर नहीं बना, फिर यार ये तो मतलब बिगड़ गया, ये तो कुछ नहीं कर पाया ये लाइफ में। ये एक प्रॉब्लम है कि वैसा नहीं होना चाहिए, मेरा हमेशा से ये मानना था। लेकिन जो है ये फिल्मों के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि सक्सेस जो है वो तो ठीक है, सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा सेलिब्रेट करनी चाहिए, लेकिन फेलियर को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फेलियर से जिंदगी खत्म हो जाती है, आप बाउंस बैक कर सकते हैं। शायद आप किसी और चीज के लिए बने हैं, शायद आपका सपना कुछ और है, शायद आपके अंदर में कुदरत ने कुछ और दिया हो करने का, जो समाज को लगता है कि नहीं ये तो फिक्स फॉर्मेट में नहीं आता, है ना। तो वैसा है कि मेरे ख्याल से लोगों को ये समझना चाहिए, और परिवार का जो है अब तो एक्सेप्ट कर लिए है, उनको लगता है कि हाँ अभी मतलब ये ठीक है, कर लेगा, ऐसा है। तो
ये वाला जो स्ट्रगल है, मेरे ख्याल से आप कितने भी ऊंचाई पे पहुंच जाइए, ये जो अनस्टेबिलिटी वाली चीज है ना, वो सबके साथ ही है। इसके लिए हम कुछ जी कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों की नौकरी नहीं है ना, हमारे पास कोई नौकरी, ऐसा नहीं है कि कोई नौकरी नहीं है। बिल्कुल ठीक। नौकरी। अच्छा, आपका कोई ऐसा आइडल है जिसका, जो आपने हमेशा से बचपन से सोचा होगा कि मुझे इस व्यक्ति की तरह बनना है? अह, देखिए उस समय तो अगर फिल्मों के बारे में बात करिए आप। हाँ हाँ, मतलब आपकी लाइफ में कोई एक आइडल, आपने अगर ऐसा कोई सोचा हो जिस तरह बनना चाहा हो आपने? मैं पता नहीं, आइडियल मींस कि हमने तो घर परिवार में वही देखा था कि नौकरी पेशा लोग होते हैं। हमारे पास तो हाँ मैंने जैसा बताया कि 80s 90s में आइडियल थॉट ऑफ प्रोसेस तो हुआ ही नहीं ना। वो हुआ इसलिए हाँ। नहीं क्योंकि शहर में जिस वातावरण से हम आते थे वहां पे, हम्म, हमारे यहाँ बिहार में बच्चा पैदा होता है, उसको ए फॉर एलाइड, बी फॉर बैंक, सी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, डी फॉर डॉक्टर और आईएएस हो जाता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि ये मेरा आइडियल होगा या वो ऐसा कुछ होगा। उस जमाने में मतलब इतने थॉट प्रोसेस भी नहीं होते थे। तो हमें ये था कि बचपन में दो ही चीजें थी। एक तो हाँ था कि क्राफ्ट, जो ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट था कि कुछ क्रिएटिव करना है, ये थॉट हम्म प्रोसेस था, क्रिएटिव करना है। लेकिन मैंने किसी को देखा नहीं था क्रिएटिव, क्योंकि मेरे शहर हम्म में आसपास में कोई था नहीं कि कोई एडवर्टाइजिंग में काम कर रहा हो या कोई सिंगर बना हो या ऐसा कुछ हम्म हुआ हो। हम्म, हमारे शहर में जब हम बड़े हो रहे थे तो बिहार से शत्रुघ्न सिन्हा एकमात्र एक्टर थे जो कि बॉलीवुड में थे। उसके ना हाँ पहले किसी को पता था ना बाद में। प्रकाश झा मेरे ख्याल से उस समय छिटपुट फिल्में बना रहे थे, जो हम्म उनका नाम आ रहा था। तो बिहार में तो बच्चे को आइडियल क्या होता है, वो आईएएस ऑफिसर को देखता है कि होला फलाने का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन गया, इनका भी आईपीएस बन गया, ये बैंक में चला गया। तो उसका आइडियल तो यही दिखता है ना, उसको दिखाया ही जाता है। आपका आइडियल तो बाद में हाँ। तो बताया जाता है कि देखो ये आईआईटी निकाल लिया है, ये आईएएस निकाल लिया है, तो मतलब ये तुम्हारा आइडियल होना चाहिए, तुम और क्या सोचो प्रेशर मत झेला आइडियल। है आपने! आपने तो, बहुत प्रेशर झेला है। तो वो मैं मैंने समझ देखा कि सकती वो हूँ। था। लेकिन फिल्में जो है दूरदर्शन पे, हमारे पास तो दूरदर्शन ही था और तो कोई ऑप्शन नहीं हाँ। था। तो फ्राइडे को फिल्में आती थी, जो बाहर की भी फिल्में दिखाई देती थी, और उस टाइम में आर्ट फिल्में देखने का मुझे बहुत शौक था। हम्म तो नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी साहब की फिल्में जो आती थी वो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। और उस टाइम में जो अमिताभ बच्चन की फिल्में तो सभी ने देखी हैं 80s 90s में। तो वही लगता था कि हीरो तो अमिताभ बच्चन ही हो सकता है, या शत्रुघ्न सिन्हा हाँ हो सकते हैं, या राजेश खन्ना हो सकते हैं, जो हम्म खूबसूरत हैं, जब लंबे चौड़े जवान हैं। और हम हम्म जैसी शक्ल सूरत वाले तो कोई एक्टर दिखाई नहीं देते। तो हमारे तो ख्वाब ही नहीं होते थे कि भाई हम ऐसे हो सकते हैं। हम तो ये देखते थे कि नसरुद्दीन शाह ओमपुरी जो है ये अलग तरह के एक्टर है, ये भी एक्टर हो सकते हैं। तो हमें लगता था कि हाँ हम ऐसे हो सकते हैं। लेकिन वो कहाँ जाके होंगे, वो पढ़ाई कहाँ करेंगे। जैसे एनएसडी, एफटीआई तो फिर भी थोड़ा सुना था, एनएसडी तो बहुत बाद में जाके सुना कि अच्छा वहां पे ऐसा होता है। तो हमें तो हम्म एक्सपोजर ही नहीं मिला कि हम ये सोच सके। तो आइडियल में ये था कि एक्टर अगर बनेंगे तो नसरुद्दीन शाह ओमपुरी जैसे कुछ बनेंगे, या आइडियल में वो था कि भाई एक अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छी कंपनी में नौकरी करेंगे। तो तब तो क्या आइडियल बात वही कॉलेज में क्या वही बात था। है! अच्छा, कोई आपको रिग्रेट है अपनी लाइफ से? किसी चीज से कोई शिकायत, रिग्रेट? नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अ, किसी ने मुझसे कहा था एक बार ही, मैंने यूं ही बातचीत चल रही थी तो मैंने कहा, जब ये मैंने फील्ड चूज किया था तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा कि मैंने एक फैसला लिया है, मैं नहीं जानता सही लिया है या गलत लिया है, या मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा, बस लिया है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, ऐसे ही कह दी होगी उन्होंने भी, लेकिन मुझे याद रह गई कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने सही फैसला लिया है कि गलत फैसला लिया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने एक फैसला लिया है, आपको फैसला हम्म लेने की हिम्मत तो है। आपने सच में। आप एक फैसला लेके एक रास्ते पे चलने की हिम्मत है, जो बनी बनाई चीज को, जमी जमाई चीज को छोड़ करके, उस मोह माया को छोड़ करके एक अनिश्चित रास्ते पे चल रहे हैं। और आपको ये पता है कि ये तपस्या जो है काफी लंबी चलेगी, ये संघर्ष काफी लंबा चलेगा। हो सकता है कि आप इस लंबे संघर्ष के बाद भी सक्सेसफुल हो या ना हो, ये जानते हुए भी आप उस रास्ते पे चल रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो बिल्कुल ठीक, मुझे बिल्कुल लगता ठीक। है कि एक वक्त में इंसान एक तरीके से सोचता है, उसकी सोच उस समय वैसी होती है। हो सकता है कि आने वाले समय में वक्त के साथ उसकी सोच भी बदल जाए, लेकिन उस समय जो सही लगता है, दिमाग और दिल जो ये कहता है, वो फैसला इंसान जिंदगी में लेता है।
और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी फैसले में, जिंदगी के किसी भी फैसले में कोई जो है शक शुबा है, या मुझे कोई गिल्ट है, या जो भी फैसला मैंने लिया कुछ सीखा ही है। फिर से हाँ, ये कभी कुछ बिल्कुल फायदा ज्यादा हुआ, कभी फायदा कम हुआ, लेकिन ये है कि मेरे अपनी जिंदगी के फैसले से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत, बहुत अच्छी, जो बहुत जिंदगी ने अच्छी दी बात है। वो बहुत है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने आप एक्टर के तौर पे भी बहुत अच्छा करते रहे हैं, आप डायरेक्टर के तौर पे भी बहुत सारे अवार्ड्स लेते रहे हैं, और आपके ना अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग चीजें, जैसे एक्टिंग है, राइटिंग है, लिरिसिस्ट भी हैं आप। तो जब इतना सारा पोर्टफोलियो एक व्यक्ति के ऊपर हो तो उस पर एक अलग किस्म का दबाव होता है। तो मेरे चलते चलते आखिरी प्रश्न यही है कि आपको इन सब में जितने आपके रोल्स हैं, सबसे बेहतरीन, दिल के करीब, मतलब आपका फेवरेट रोल क्या है? मेरे क्राफ्ट के बारे में बात करिए क्राफ्ट के बारे आप। सबसे फेवरेट तो मतलब कहना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये तो वैसी बात हो गई कि आपको आंख ज्यादा पसंद है या कान ज्यादा पसंद है या हाथ ज्यादा पसंद है तो में। शरीर का हिस्सा ही है ना, किसी हाँ, किसी को हाँ। ज्यादा प्यार तो है नहीं। और हम्म। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे हमेशा से योगिता जी ये सोच रही है, मतलब शुरू से ही जब मैं कॉर्पोरेट में भी था तो हम्म। कॉर्पोरेट में एक इंसान ना एक लीग पे चलता है कि वो इंजीनियर है, हम्म। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, वो ये करेगा, या वो एचआर में जाएगा। मेरा जो था, मैं सेल्स में था, तो मैंने काफी इंडस्ट्रीज का मुझे एक्सपीरियंस है। मैं एफएमसीजी, टेलीकॉम, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, अलग अलग सेक्टर में मैंने काम किया है कम समय में। तो मुझे ये है कि मैं किसी टाइटल में, किसी चीज में बंधने में विश्वास नहीं रखता कि मुझे आप ये टैग कर दो कि ये टीवी एक्टर है, ये थिएटर एक्टर है, ये फिल्म एक्टर है। नहीं, मैंने हमेशा ये कहा कि मैं एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हूँ। मैं बाई बिल्कुल। मेरा क्रिएटिव आर्टिस्ट के अंदर मेरा प्रोफेशन है कि मैं एक्टर हूँ। कभी मैं हम्म। थिएटर में एक्टर हूँ, कभी मैं टीवी में एक्टर हूँ, कभी मैं फिल्म में एक्टर हूँ, कभी मैं वेब सीरीज में एक्टर हूँ। मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ, मैं लिरिसिस्ट हूँ, मैं पोएट हूँ। ये चीजें मेरे ही हिस्से की हैं, ये मेरी ही हम्म। हैं, ये मेरे बच्चे हैं। ये मेरा तो बच्चे होता ना, आपके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, उसमें कोई एक प्यारा तो हो नहीं सकता, बच्चे तो समान है, सारे आपके ही हैं। तो वही है हम्म। कि ये बच्चे हैं, ये मेरे शरीर का अंग है, ये मेरे ही अंदर का भाग है, तो इसमें कुछ ये नहीं कह सकता। तो भाई प्रोफेशन में बनने आया था एक्टर, धीरे धीरे ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ही हिस्सा है कि आप डायरेक्टर और राइटिंग, इवॉल्व हो रहे हैं आप आप। यही से हाँ। सीखा है आपने, करते करते हाँ। आपको आ जाती है। और हमारी गुरु कहती थी ये करते की कला है, तो ये करते की कला है, जैसे जैसे आप करते जाते हैं वैसे वैसे आप निखरते जाते हैं। बिल्कुल तो ठीक, करते बिल्कुल करते ठीक। जो है, प्रैक्टिस से जो है, धीरे धीरे चीजें हम भी सीख रहे हैं। हम ये परफेक्ट तो नहीं है, मुकम्मल नहीं है। अरे राइटिंग भी सीख रहे हैं, डायरेक्शन सीख रहे हैं, लिरिक्स, लोगों को गाने पसंद आ रहे हैं, गाने लिखना सीख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं। तो ये कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो बाप वो रे बाप। सारी चीजें जो है, आप सीखते सीखते बहुत अवार्ड्स ले चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है आपके जैसा ही दुनिया को सीख लेना चाहिए। मैं आपका हमेशा सच में तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय मुझे दिया, और आपसे बात करके, आपसे आज सिनेमा के बारे में बात करके मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं कई बार पूछ नहीं पाई किसी से, लेकिन आज मैं आपसे तफसील से बात कर पाई, और एक एक पॉइंट पर आपसे बहुत सुंदर तरीके से बातचीत हुई है। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया, आपने अपने जो एक्सपीरियंस थे ना वो हमारे साथ साझा किए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे जल्दी। थैंक यू। नमस्ते।